तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, अब ये एग्जाम पैटर्न जो 150 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, 150 नंबर का पेपर है आपका। सारी बातें करेंगे, बुक्स कौन सी पढ़ें नहीं पढ़ें क्या करें, टोटल मार्क्स कितने 150, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 नंबर का ही पेपर आता है। ड्यूरेशन भी 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटा, अच्छा खासा टाइम मिलता है पेपर में। मोड क्या है, OMR शीट यानी ऑफलाइन पेपर होगा। ये इस बार बहुत बड़ा रीजन रहा कि कई सारे लोग गलत गोले भरने की वजह से, स्पीड प्रैक्टिस की कमी की वजह से इस चीज में लैग किया, क्योंकि हमें आदत हो गई है फोन पे पढ़ने की या फिर मोबाइल उसमें लैपटॉप में मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग। लेकिन OMR मैंने प्रॉपर शेयर की थी इस बार कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 प्रैक्टिस 7 प्रैक्टिस, जितनी शीट आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका अपने आप से कंपटीशन है। आपको 150 में से 90 नंबर लाने और 82 नंबर लेकर के आने, यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं। ठीक है, EWS इसमें चलता नहीं है क्योंकि नौकरी वाला एग्जाम नहीं है। एक चीज मैंने नोट डाल करके लिखी हुई है कि सिलेबस जो है वो डिफाइंड है, यानी अगर आप DSSB में जाएंगे, अगर आप किसी और एग्जाम में जाएंगे कॉम्पिटेटिव, तो डिफाइंड होते हुए भी, या कई बार सिलेबस गिवन होता है लेकिन कई बार चीजें इधर उधर चली जाती हैं। लेकिन सीटेट के साथ ऐसा है कि प्रॉपरली डिफाइंड सिलेबस है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, और अगर आप उसको अच्छे से कर ले रहे हैं तो काम आपका बन जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी आप जानते ही हैं कि एक बार आपने सीटेट क्रैक किया, जीवन पर्यंत काम खत्म, अपना नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए, बात खत्म। लगभग हर एक स्टेट में सीटेट चल जाता है, यानी देश भर के ज्यादातर जो राज्य हैं वो सीटेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उनके राज्य का टेट आपने क्वालिफाई ना भी किया हो तब भी। ठीक है बात। तो ज्यादातर में, 1-2 स्टेट्स में अभी थोड़ा सा पंगा है, जो लोग मना करने लग गए कि नहीं आपको हमारे स्टेट का टेट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन देश भर में ज्यादातर एग्जाम में आप बैठ पाएंगे अगर सीटेट आपका क्लियर है तो। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी आपका रास्ता खुल जाता है, हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स आज भी मिल जाएंगे आपको जो सीटेट के बिना भी चला लेंगे काम, बट वो फिर अगेन दिक्कत ही है। तो डिफाइंड सिलेबस है, इसको ध्यान में रखना है, ये लाइन ध्यान में रखनी है कि डिफाइंड सिलेबस है, तो सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ेंगे हम। सिलेबस मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ, सीटेट की वेबसाइट से भी आप उठा सकते हैं सिलेबस, है ना। 2-3 ही चीजें, अगर मैं सिर्फ 2-3 लाइन में लिखूं, अगर मैं सिर्फ 2-3 लाइन में लिखूं या 1 लाइन में लिखूं, आपका सिलेबस है ना जो दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सिलेबस, PYQs क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी कौन से पढ़ने हैं उस पर भी आएंगे। NCERT बुक्स, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं है, इतना ही है बस, चौथी चीज है ही नहीं, यही 3 चीजें हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERTs, दैट्स इट, खत्म। इसी में आपका पेडागोजी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा फिर आपका, क्योंकि सिलेबस में ही गिवन है। ठीक है ना, तो आएंगे इस पे भी, समझते हैं कहानी क्या है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें एग्जाम के, तो जैसा कि अभी हमने बात की, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 150 नंबर के, 150 नंबर का आपका एक पेपर 150 नंबर का आता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट कॉमन है, यानी आप अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वही 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पेपर 2 भी कर रहे हैं तब भी सेम 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस एक सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ेंगे आप यदि पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 4 और पेपर 1 में है 5। ठीक है ना, और इन 4 में से 3 जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, यानी 90 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में। यानी CDP कॉमन है 30 नंबर की, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज 1 यानी आपने हिंदी या इंग्लिश ली होगी, लैंग्वेज 2 जो भी आपने ली है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने यहाँ पे भी सेम ही लैंग्वेज ली होगी। लेवल में ज्यादा अंतर कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सिलेबस सेम है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पेपर 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी पेपर 1 का कल परसों क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पेपर 2 भी मैं जल्दी ही कराऊंगी, आपको पता लग जाएगा, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको समझ में आएगा। EVS और मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स के हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके, यानी एक सब्जेक्ट बन जाता है पेपर 2 में। SST आएगा या तो 60 नंबर का, या साइंस और मैथ्स आएगा, वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब ये जो CDP लैंग्वेज हैं दोनों, पहले इनकी बात कर लेते हैं कि 90 नंबर की तैयारी कैसे करें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना, कि इन तीनों की तैयारी हम कैसे करेंगे, आएंगे इस पे, फिर से वापस आएंगे। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिन पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे कि क्या करें। कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल जो अभी हमने डेटा देखा उस डेटा का पार्ट हम ना बने, पासिंग वाली परसेंटेज को बढ़ाएं, ना कि फेल वाली उस 82% में ना आए, या उस 92% में ना आए पेपर 2 के केस में, या उस 75% में ना आए जो फेल हुए हैं पेपर 1 की अगर मैं बात करूं। तो अवॉइड क्या करनी है चीजें, देखते हैं एक बार। अगर जिनको हम कहते हैं डोंट, मतलब ये काम नहीं करने, अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स हैं, है ना, ये भाई साहब खड़े हैं ये लेकर के, रोट लर्निंग से बचना है। रोट लर्निंग बोले तो रटंत विद्या, रटना नहीं है, ये आपका NCF भी कह रहा है, बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है ना, और आप पे भी ये बात लागू होती है। अगर आप रटेंगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज
ऐसी बनाई जा रही है अभी पेपर की कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो एक तो रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको लगे कि आप एक हफ्ता रट्टा लगाएंगे और काम बन जाएगा। दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए, ठीक है ना। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें आएंगे अभी, उस पर मैं कराऊंगी भी, यूट्यूब पे भी कराऊंगी, डोंट वरी। ग्रामर से बचना है, ये मैं जीवन पर्यंत से कह रही हूं, यानी प्राचीन काल से 2016 से मैं ये बात कह रही हूं। ग्रामर से बचना है, व्याकरण से क्या करना है, बचना है, क्योंकि व्याकरण इस एग्जाम में आधार नहीं है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है 30-30 नंबर की, लेकिन व्याकरण मुश्किल से 2-2, 3-3 नंबर की पैसेज में आती है। तो ग्रामर, उतनी ग्रामर आपने पढ़ी है बचपन से, अगर आप पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास समय है, आप किसी बैच में हैं, आपको कोई टीचर अपने तरीके से करा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड कीजिए, पेडागोजी पे फोकस कीजिए। पेडागोजी रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम की, है ना। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, हम बिना उसके बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जीवन बेकार है। ऐसे ही सीटेट काम का नहीं है यदि आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी। आएंगे उस पर। तो ग्रामर से बचना है, ग्रामर नहीं पढ़नी। ग्रामर पढ़ते रहते हैं कई लोग, पेडागोजी नहीं पढ़ते। पहले तो किताबों में नहीं आती थी ग्रामर, आजकल तो बुक्स भी अगर आप खरीदने जाएंगे वहां पे भी पेडागोजी मिल जाएगी। इतना बुरा हाल था। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटक गए हम, सिलेबस पता ही नहीं है। हाँ, रटंत विद्या चलंत नहीं, बिल्कुल सृष्टि। तो डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटकना नहीं है। अगर आप सिलेबस से भटक गए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्या है, एक ऐसी रिलीजियस पुस्तक के समान है। उसको आप बाइबल कहिए, गीता कहिए, जो आपका मन करे, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हो, कुरान कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो भी, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं, सिलेबस आपके लिए वो है। उससे आपको भटकना नहीं है। इस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस से नहीं भटकना है किसी भी हालत में। सिलेबस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमने कवर किया ये या नहीं किया। ठीक, अब करने लायक बातें क्या हैं, डूज कौन से हैं। ये देखो कितने बड़े यस वाले व्यक्ति खड़े हैं, है ना। डूज कौन से हैं देखिएगा। तो अगर हम यहां बात करें सिंपल, जो अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई, उसमें से पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो गया है। बुक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गलतियां बहुत सारी मिल जाती हैं कई पब्लिकेशंस में। कुछ अच्छे पब्लिकेशंस भी आते हैं, तो कोई भी बुक जो आपको आर गुप्ता मिले, जो भी मिल जाए, पियर्सन मिल जाए, जो मिल जाए बुक, आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, किरण मिल जाए, जो भी बुक आपके हाथ में आए प्रीवियस ईयर की, आप उठा लीजिए उसको मार्केट से, और एक ही बुक लीजिए, ज्यादा झंझट में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी तसल्ली के लिए होगा। मैं कितना भी मना कर लूं फिर भी आप लोग लोगे ही, है ना। अगर आप बैचेस में हैं तो बात अलग है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपको एक साथ ही मिल रही हैं। सारे टीचर्स मिल रहे होंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, नोट्स मिल रहे होंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रही होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस केस में अगर आपको लग रहा है कि एक बुक लेनी ही है, तो आप बुक ले लीजिए, या फिर इससे भी अच्छा तरीका है वेबसाइट। सीटेट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। कितने, 2018 का पेपर लिख लीजिएगा कहीं, 2018 का पेपर। 19 का अवॉइड कर सकते हो, 19 के दोनों पेपर इतने आसान है, आज के समय में काम के नहीं है। 2018 से पहले वाले पेपर भी बहुत ज्यादा काम के नहीं है, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके काम के हैं, जो मैं यूट्यूब पे आपको करा दूंगी या प्रैक्टिस में आपको करा दूंगी। तो 2018 का पेपर, 2020 वाला जो पेपर है ऑनलाइन, जितनी भी शिफ्ट हैं वो, 2021 वाला पेपर, और ये जो अभी हुआ है, ये था तो कायदे में 2022 वाला, तो ये वाला पेपर ऑनलाइन। मतलब 2018 के बाद से 19 को आप स्किप कर सकते हो। 19 का पेपर एकदम नॉर्मल पेपर था, उसमें कुछ भी अलग से कोई कुछ नहीं इन्होंने स्पेशल दिया। तो 2018, 20 मतलब दोनों साल के ऑनलाइन पेपर और 18 वाला पेपर और इस बार का जो पेपर है, तो आपको सिर्फ 4 साल का करना है। ये 4 साल सिर्फ लगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के बहुत सारे सेट हैं, तो आपको वो 2 साल के पेपर करने में टाइम लग जाएगा। तो अच्छे से उसको कर लीजिएगा। ये जो 20-21 वाले ऑनलाइन के पेपर हैं, इनको थोड़ा सा समय लगा करके अलग अलग शिफ्ट के, मैंने ये कराए भी हुए, यूट्यूब पे भी कराए हुए हैं, अगर आप सर्च करोगे, और मैं प्रैक्टिस में भी कराऊंगी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, है ना। ऑनलाइन के ये दोनों पेपर आपको कर लेने हैं। इस बार का जो पेपर है अगस्त वाला ऑफलाइन, ये आपको कर लेना है। तो सिर्फ 4 साल के पेपर आपको करने हैं 2018 से अब तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर के नाम पे। ऐसा नहीं आप 11 से लगे पड़े हैं। एनसीईआरटीज के कोई बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, गिफ्टेड बच्चा जिसका मन करता हो कि नहीं मैं तो सारे ही करूंगा या करूंगी, तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा है फिर आप प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे 2011 तक के ही लगा लो। प्रैक्टिस सेट अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रेयर ही बनाता है कोई, वो आपको बेवजह के क्वेश्चन मिलेंगे आधे से ज्यादा। उससे अच्छा है आप प्रीवियस ईयर कर लें, चाहे 2011 से कर लें। एनसीईआरटीज की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हैं। आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं। अगर जस्ट आपको एग्जाम पास करना है, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। 5 सब्जेक्ट के फ्री नोट्स हैं। 1 रुपया किसी से नोट्स के नाम पे नहीं लेते, और शायद ही आपको देश भर में उतने क्वालिटी नोट्स फ्री में मिल पाए। उनको बेचते हैं लोग, ऑफलाइन में भी बेचते हैं, अलग अलग शहरों में मार्केट्स में बिकते हैं, वो आप ही लोग बताते हैं ये। तो वो नोट्स आप फ्री हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर उठा करके पढ़ लीजिए वेबसाइट से। एक किताब मत लीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन उसमें आपकी मेहनत पर्सनल लगेगी, ठीक है। या फिर आप बैच में एनरोल कर लीजिए, तो वहां फिर आपकी थोड़ा सा आप हर दिन के बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, और एकदम से आपका जो हेडेक है सारा
वो एक तरफ ही नहीं होगा, आपके साथ टीचर भी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स की। वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। अगर हम कहें एक और चीज जो एनईपी हमें कह रही है और जो हमें पेपर में भी लगानी है, क्रिटिकल थिंकिंग। सारे ऑप्शंस कई बार सेम लगते हैं, सारे ऑप्शंस काम के लगते हैं। इस बार क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे गए हैं कई, तो अभी मैं पेपर 2 कल डिस्कस करूंगी, तब बात करेंगे उस पर कि आपको लगता है कि पूछना क्या चाहते हो भाई, चाहते क्या हो आखिर, है ना। तो ये एक बात है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पेडागोजी में काम आती है कि सोचना कैसे है टीचर के पर्सपेक्टिव से, जो पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। एक और चीज पैसेज प्रैक्टिस, पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्यों? क्योंकि 30 नंबर के आपके पैसेज हैं, यानी गद्यांश पद्यांश की अगर मैं बात करूं, पैसेज टोटल 30 मार्क्स हैं। और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के कीजिए और कहीं बाहर से कोई पैसेज मत करिए, उसी के तर्ज पे आते हैं, सेम कहीं नहीं मिलेगा आपको, रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे, बट एज इट इज उसी पैटर्न पे आते हैं जो आपके पैसेज हैं। तो पैसेज जो हैं आपके, क्योंकि 15 नंबर के लैंग्वेज 1 में आएंगे, 8 और 7 नंबर का 2 पैसेज, और ऐसे ही आपके लैंग्वेज 2 में आएंगे। क्लियर है बात?